ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो आम इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं थी और उसके पिता की पूरी जिंदगी अपनी बेटी को दुनिया की नज़रों से छुपाने में चली जाती है। इस कारण इस लड़की की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक गत्सव नाम का आदमी दिखाया जाता है जो एक कमरे के बाहर बड़ी टेंशन में दिख रहा था क्योंकि अंदर उसकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली थी और उन्हें एक बेटी पैदा होती है। डॉक्टर्स और नर्स बच्ची को देखकर डर जाते हैं। बच्ची को जन्म देने के बाद उसकी वाइफ मर जाती है। तभी गत्सव अंदर आता है। वो डॉक्टर से पूछता है कि इस हालत में बच्ची कितने दिन तक बची रह पाएगी। तो डॉक्टर्स उसे कहते हैं कि ये प्री मैच्योर बच्ची है। गत्सव बच्ची को देखकर बोलता है कि ये तो किसी मॉन्स्टर की बच्ची है। तो नर्स उसे बोलती है कि इसके बाल थोड़े दिन बाद झड़ जाएंगे। गत्सव बच्ची को लेने से मना कर देता है कि मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए, आप इसे कहीं और ले जाइए। तभी नर्स कुछ दिनों तक बच्ची की देखभाल करने को तैयार हो जाती है। गत्सव इसके लिए मान जाता है। अगले दिन गत्सव की वाइफ का फनरल होता है तो वहां सभी उससे पूछते हैं कि तुम अपनी बच्ची को कब दिखा रहे हो और उसका नाम क्या रखा है। लेकिन बच्ची से गत्सव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और उसने अभी तक बच्चे का कोई नाम नहीं रखा था। तभी वहां किसी के कहने पर वो बच्ची का नाम ईवा रख लेता है। तभी वहां लोग तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं कि शायद बच्चे में कोई कमी है, इसलिए गत्सव बच्चे को छुपा कर रख रहा है। घर पर मिसेस फर्गसन बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन उस बच्चे के बाल झड़ने की बजाय बढ़ रहे थे, इसलिए गत्सव परेशान रहा करता था। गत्सव डॉक्टर से पूछता है कि ईवा के बाल तो बढ़ते ही जा रहे हैं, वो इसके शरीर से कब जाएंगे, लेकिन डॉक्टर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। गत्सव ईवा के लिए एक केयरटेकर अरेंज करता है जिसका नाम हैना था। हैना सिर्फ 17 साल की थी और उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा देके भाग गया था। इस वजह से उसके पेरेंट्स ने उसको घर से निकाल दिया था। अब हैना के पास रहने का कोई घर नहीं था तो वो ये जॉब एक्सेप्ट करती है और उसे गत्सव के घर में रहने के लिए एक रूम भी दिया जाता है। तभी मिसेस फर्गसन वहां ईवा को लेकर आती है। हैना ईवा को देखकर थोड़ा चौंक जाती है। मिसेस फर्गसन बोलती है कि तुम्हें आज से इस बच्चे की फुल टाइम केयर करनी होगी और ये कहकर वो चली जाती है। तभी वहां एक आदमी आता है जो हैना से पूछता है कि स्टेशन मास्टर गत्सव कहाँ है। हैना उसे बताती है कि वो लाइन इंस्पेक्शन करने गए हैं। वो आदमी भी उस बच्चे को देखकर चौंक जाता है और जाते जाते एक रिपोर्टर को बताता है कि गत्सव की बेटी का पूरा शरीर बालों से भरा हुआ है। वो रिपोर्टर न्यूज में ये छाप देता है कि गत्सव के यहाँ एक अजीब सी बेटी पैदा हुई है। जब गत्सव आता है तो सब लोग उसे देखकर ईवा की बातें कर रहे होते हैं। तभी गत्सव घर आता है। वो हैना को डांटता है कि तुम्हें बच्ची को लेकर उस आदमी के सामने जाने की क्या जरूरत थी। लोग बच्ची को देखने घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। हैना गत्सव को बताती है कि ईवा को ताजा हवा की जरूरत है। ऐसे बंद घर में वो ना तो ठीक से सांस ले पाती है और ना ही ठीक से दूध पी पाती है। गत्सव हैना को एक शर्त पर परमिशन दे देता है कि तुम ईवा को तभी बाहर लेकर जाओगी जब कोई बाहर नहीं होगा और उसे भीड़ भाड़ वाले एरिया में बिल्कुल भी लेकर नहीं जाओगी, वरना लोग उसका मजाक बनाएंगे। हैना गत्सव को बोलती है कि आपको एक बार ईवा को अपनी गोद में खिलाना चाहिए, लेकिन गत्सव उसे साफ इनकार कर देता है। कुछ दिनों बाद गत्सव को हेल्थ बोर्ड का लेटर मिलता है जिसमें उन्हें ईवा की हेल्थ कंडीशन के बारे में पता चल जाता है और वो ईवा को एग्जामिन करना चाहते थे। लेटर में लिखा था कि इस तरह की हेल्थ कंडीशन पिछले 400 सालों में कुछ गिने चुने लोगों में ही देखी गई है। अगले दिन ईवा को एग्जामिन करने डॉक्टर वहां आते हैं जो ईवा को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज है। गत्सव डॉक्टर से पूछता है कि आप इस कंडीशन का इलाज बताइए। डॉक्टर उसे कहता है कि इसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है और ये बच्ची पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेगी। डॉक्टर्स बच्चे की फोटोज लेते हैं। इस तरह समय बीतता है और अब 1919 का टाइम दिखाया जाता है जहां ईवा 7 साल की हो गई थी, लेकिन अभी भी उसे घर के अंदर बंद किया हुआ था। वो खिड़की से बाहर कुछ बच्चों को मजे से खेलते हुए देख रही थी। वो अपनी माँ की तस्वीर देखती है और सोचती है कि काश मैं भी अपनी माँ जैसी होती। तभी गत्सव उसे बाहर झांकते हुए देख लेता है और पनिशमेंट के तौर पर उसे एक छोटी सी अलमारी में बंद कर देता है। एक रात हैना और ईवा क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर रहे होते हैं। तभी गत्सव उन दोनों को चुप करा देता है। रात को डिनर करते वक्त ईवा अपने पिता से कहती है कि मैं भी क्रिसमस पार्टी में जाना चाहती हूँ, लेकिन गत्सव उसे साफ मना कर देता है। फिर हैना वहां आती है और वो गत्सव को मना लेती है कि ईवा को क्रिसमस पार्टी में जाने देना चाहिए। फिर वो सब ईवा के लिए कुछ कपड़े और शूज लेने जाते हैं
उन्हें ईवा के लिए एक रेड ड्रेस पसंद आती है। वो उसे ले लेते हैं। जब ईवा उस रेड ड्रेस को पहनती है तो बड़ी प्यारी लग रही होती है। हैना उसे बोलती है कि तुम तो एकदम प्रिंसेस लग रही हो, और ये सुनकर पहली बार ईवा स्माइल करती है। वो ईवा को लेकर पार्टी में जाते हैं। सभी ईवा को देखकर हैरान होते हैं, लेकिन बच्चे ईवा को पसंद कर रहे थे। तभी वहाँ एक मैजिक शो होता है। ईवा भी बच्चों के बीच में शो देखने के लिए बैठ जाती है। तभी एक जादूगर वहाँ आता है और ईवा का मजाक उड़ाने लगता है। बदले में ईवा भी उसकी पोल खोल देती है कि ये जादूगर नहीं है, और उसकी पोटली से एक पत्थर उस पर फेंक देती है। इसके बाद गस्सब ईवा को उस पार्टी से लेकर घर आ जाता है, और एक बार ईवा फिर से घर में कैद हो जाती है और गुस्से में सारी चीज़ें तोड़ने लगती है, और हमेशा की तरह गस्सब उसे पनिशमेंट के तौर पर अलमारी में बंद कर देता है। अलमारी के अंदर उसे मैथ्स के कुछ इक्वेशंस नजर आती हैं। नेक्स्ट डे ईवा देखती है कि उसके पिता एक स्केच बना रहे होते हैं। तभी ईवा उन्हें अपनी एक तस्वीर बनाने को बोलती है। वो कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है। तभी ईवा विंडो से एक आदमी को देखती है जो रेलवे स्टेशन पर काम किया करता था। उसका नाम स्पार्की होता है। ईवा उससे मिलने जाती है और उसे खुद की बनाई हुई एक ट्रेन की तस्वीर दिखाती है। ईवा पूछती है कि आपका नाम स्पार्की क्यों है? स्पार्की बोलता है कि मेरे बाल चिंगारी की तरह चमकते हैं इसलिए। और यहाँ उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। स्पार्की ईवा को टेलीग्राफ सिखाता है, लेकिन गस्सब को आते देख ईवा छुप जाती है। फिर स्पार्की ईवा को लेटर भेजता है जिसमें टेलीग्राफ की कोडिंग होती है। धीरे धीरे ईवा टेलीग्राफ सीखने लगती है। गस्सब अपने कुछ दोस्तों के साथ डिनर कर रहा होता है, लेकिन पीछे ईवा टेलीग्राफ प्रैक्टिस कर रही होती है। वो कहती है मैं टेलीग्राफ ऑपरेटर बनना चाहती हूँ। डिनर खत्म होने के बाद गस्सब फिर से ईवा को पनिश करता है और उसे अलमारी में बंद कर देता है। अब ये देखकर हैना गस्सब पर गुस्सा हो जाती है कि इस तरह से ईवा को बार बार अलमारी में बंद करने का क्या मतलब। वो भी इंसान है, कोई खिलौना नहीं जिसे तुम जब भी चाहे अलमारी में बंद कर दो। अपनी बच्ची की कदर कीजिए, उसे बाहर जाने दीजिए, वरना मैं नौकरी छोड़ दूंगी। लेकिन गस्सब हैना को बोलता है तुम जा सकती हो, और अपनी जिद पर अड़ा रहता है। अब हैना अपना सब सामान पैक करके वहां से चली जाती है। अब गस्सब ईवा की देखभाल खुद ही किया करता था। ईवा बार बार हैना के बारे में पूछती है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता, इग्नोर कर देता है। अब एक बार गस्सब ईवा को बाल शेव करते हुए देख लेता है और बहुत डांटता है। वो समझ जाता है कि वो ईवा की देखभाल अकेले नहीं कर सकता। अब गस्सब हैना से मिलने उसके पास जाता है। वो बोलता है कि तुम ही ईवा की देखभाल कर सकती हो, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मैं उसे बाहर जाने की परमिशन भी दे दूंगा। अब ईवा एक टेलीग्राफ ऑपरेटर बनने की ट्रेनिंग लेती है, और स्पार्की भी उसे टेलीग्राफ के थ्रू मैसेज भेजा करता था। उन दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। एक दिन ईवा स्पार्की को मैसेज करके पूछती है कि मेरे पिता मुझे स्कूल नहीं भेजते, क्या ये लीगल है? अब स्कूल में ईवा को टीचर अलग बिठाते हैं और बच्चे उसका मजाक बनाते हैं। बच्चे उसे बुली करते हैं और कुछ बच्चे तो उसके बाल भी नोच लेते हैं। लेकिन ईवा घर पर अपने पिता को बताती है कि स्कूल में पहला दिन बहुत अच्छा रहा। अब 1926 में ईवा को दिखाया जाता है, जो घर पर अकेली रहा करती थी, और अब उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था और अकेली बैठकर वो किताबें पढ़ा करती थी। एक दिन गस्सब को ईवा के टीचर का लेटर मिलता है कि ईवा कई दिन से स्कूल नहीं आ रही है। जब गस्सब ईवा से पूछता है तो ईवा ठीक से उसका जवाब नहीं दे पाती। गस्सब ईवा को बताता है कि डॉक्टर का एक लेटर आया है, जहां ईवा को ठीक से एग्जामिन करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है, और वहां दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर भी आएंगे। ये न्यूज़ सुनकर ईवा बड़ी खुश होती है, और फिर दोनों बाप बेटी वहां जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ट्रेन में दोनों बाप बेटे के बीच काफ़ी बातें होती हैं, और ईवा बड़ी खुश थी। अब वो दोनों एक बड़े होटल में जाते हैं, लेकिन कॉन्फ्रेंस में गस्सब को अलाउ नहीं किया जाता, केवल ईवा को ही बुलाया जाता है। वहाँ सभी रिपोर्टर्स ईवा की फ़ोटो लेते हैं। इससे उसे काफ़ी अजीब फील होता है। वहाँ ईवा एक बहुत ही अजीब आदमी से मिलती है जिसकी आवाज़ बड़ी प्यारी थी। वो ईवा को अपने रूम में इनवाइट करता है। वो उसे कहता है कि तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो। वो उसे एक ड्रिंक भी ऑफर करता है, जिसे पीकर ईवा को उल्टी हो जाती है और वो अपने रूम में आ जाती है। अब अगले दिन ईवा को सबके सामने बिठाया जाता है और एक आदमी उसे एक स्टिक से मारता है, जैसे वो कोई इंसान नहीं जानवर हो। ईवा के साथ वहाँ जानवरों जैसा सलूक होता है और वहाँ बैठे सभी लोग इसे एक तमाशे की तरह देख रहे होते हैं। ये लोग कहीं से भी साइंटिस्ट और डॉक्टर नहीं लग रहे थे। वो ईवा के बालों के सैंपल्स भी लेते हैं। अब ईवा अपनी ये इंसल्ट सहन नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। जब ईवा के पिता को इस बारे में बताया जाता है तो वो डॉक्टर्स को ताने मारकर ईवा को वापस ले आते हैं।
रास्ते पर ईवा अपने पिता से एक शब्द नहीं बोलती और उन्हें कुछ नहीं बताती कि उसके साथ अंदर कैसा सलूक किया गया। ईवा टाउन में लौटने के बाद किसी से भी बात नहीं करती और सीधा अपने रूम में जाती है और सब सामान तोड़ने लगती है और बहुत रोती है। और उसे अपनी मॉम पर बड़ा गुस्सा आता है। वो उनकी तस्वीर पैरों तले रौंद देती है। ईवा को स्कूल के बच्चे अभी तक बुली किया करते थे, इसलिए वो स्कूल भी जाना बंद कर देती है। अब ईवा झील किनारे बैठी होती है, तभी वहाँ एक लड़का आता है जो ईवा से बात करने लगता है और पानी में तैरने चला जाता है। वो ईवा को भी तैरने बुलाता है। अब ईवा भी पानी में कूद जाती है, लेकिन वो ठीक से तैर नहीं पा रही थी, इसलिए वो लड़का उसे पानी से बाहर ले आता है। वो लड़का उससे कहता है कि तुम्हें स्विमिंग नहीं आती तो पानी में कूदी क्यों, तुम बहुत हिम्मती हो। अब दूसरी तरफ गत्सव स्पार्की पर ऑफिस से पैसे चुराने का इल्ज़ाम लगाता है, तो स्पार्की कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप मुझ पर यह इल्ज़ाम इसलिए लगा रहे हो ताकि मैं ईवा से दूर रहूं। मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन आप उसके पिता होकर भी उसकी लाइफ बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। झील की तरफ ईवा और वो लड़का काफ़ी सारी बातें करते हैं। वो ईवा से उसके बारे में पूछता है। ईवा उसे बताती है कि वो मैथ्स बड़ा अच्छा करती है। तभी वो उसके बालों को सहलाने लगता है। ईवा को अच्छा फील नहीं होता, तो वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। घर आते ही गत्सव ईवा को एक रिजॉर्ट लेकर जाता है, जहाँ ईवा एक लेडी को देखती है जो काफ़ी अच्छी पेंटिंग कर रही थी। थोड़ी देर बाद ईवा पानी में तैरने जाती है और बाहर आते ही वो उस लेडी से बात करती है। उस लेडी का नाम भी ईवा होता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे से कई बातें शेयर करते हैं। उस लेडी से बात करने पर ईवा काफ़ी अच्छा फील करती है और फिर अपने पिता के साथ घर आ जाती है। जब ईवा उस झील पर जाती है तो उसे वही लड़का दिखता है जो किसी दूसरी लड़की के साथ बैठा होता है। ईवा को यह देखकर बुरा लगता है और वो घर वापस आ जाती है। और घर आते ही ईवा को पता चलता है कि उसके पिता की वजह से स्पार्की टाउन छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा है। वो आकर अपने पिता पर चिल्लाती है, आपने स्पार्की के साथ ऐसा क्यों किया, आखिर आप चाहते क्या हैं। ईवा स्टेशन पर स्पार्की को रोकने जाती है, लेकिन बहुत देर हो जाती है। स्पार्की चला जाता है। वो लास्ट बार स्पार्की को सैल्यूट करती है। इस तरह बेचारी ईवा का दिल कई बार टूटता है। अब ईवा का बर्थडे आता है। उसके पिता उसे एक शो दिखाने ले जाते हैं। वहाँ एक होस्ट बोलता है कि इस शो में आप अजीबोगरीब लोगों को देखेंगे। उस शो में 2 ट्विंस बच्ची दिखाई जाती हैं जिनका शरीर जुड़ा हुआ होता है। वो बहुत ही अच्छे इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं। फिर एक बहुत ही लंबा आदमी दिखाया जाता है और एंड में एक लेडी दिखाई जाती है जिसके शरीर पर ईवा की तरह ही बाल होते हैं। गत्सव ये देखकर बड़ा ही बुरा फील करता है कि वो अपनी बेटी को कैसे घटिया शो दिखाने लेके आया है, लेकिन शो देखकर ईवा बड़ी ही इंजॉय करती है। उस शो का मालिक गत्सव से मिलता है और बोलता है कि आपकी बेटी भी हमारा शो ज्वाइन कर सकती है, लेकिन गत्सव उसे भला बुरा सुनाकर बाहर निकाल देता है। लेकिन ईवा उस शो के होस्ट से मिलती है। वो बोलती है कि मैं आपका शो ज्वाइन करना चाहती हूँ। वो उस लड़की से भी मिलती है जिसकी बॉडी पर उसी की तरह बाल थे। हैना को ईवा का एक लेटर मिलता है जिसमें वो हैना को थैंक यू बोलती है और उस शो ग्रुप के साथ चली जाती है। हैना लेटर पढ़कर उसे ढूंढने निकलती है। परेशान होकर वो गत्सव को भी इन्फॉर्म करती है। दूसरी तरफ ईवा उस ग्रुप के साथ एंजॉय कर रही थी। उनके साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। ईवा को नई नई जगह पर परफॉर्म करने का मौका भी मिलता है और उसे इस शो के पैसे भी मिलते हैं। कुछ समय तक ईवा उस ग्रुप के साथ काम करती है और कुछ पैसे जोड़ने के बाद एक रात वहाँ से चली जाती है, क्योंकि ईवा को ये पसंद नहीं था कि लोग उसे एक अजीब चीज़ की तरह देखें। और अपने कमाए हुए पैसों से ईवा मैथ्स पढ़ने लगती है। अब साल 1936 में दिखाया जाता है कि ईवा एक पेरिस यूनिवर्सिटी में मैथ्स की प्रोफेसर बन जाती है। अब ईवा बहुत बड़ी प्रोफेसर बन जाती है। ईवा की स्पीच को सुनने के लिए दुनिया भर के मैथमेटिशियंस आते थे। अब ईवा की सब रिस्पेक्ट करते थे। अब एक दिन ईवा अपने घर वापस जाती है। ईवा को देखकर हैना उसे गले लगा लेती है। उसकी तरक्की देखकर हैना बड़ी खुश होती है, लेकिन अफसोस उसकी ये तरक्की देखने के लिए उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। दरअसल ईवा यहाँ अपने पिता का फनरल अटेंड करने ही आई होती है। फनरल खत्म होने के बाद ईवा हैना को अलविदा कहकर वापस पेरिस जा रही थी। जाने से पहले हैना उसे एक फाइल देती है जो उसके पिता ने उसके लिए छोड़ी थी। ट्रेन में ईवा उस फाइल को खोलकर देखती है। उसके पिता ने ईवा की कई सारे स्केचेस बनाए थे और वो अपनी माँ का स्केच भी देखती है जिसमें उसकी माँ ने उसे गोद में लिया हुआ था। ईवा ये देखकर बहुत रोती है कि उसके पिता उससे कितना प्यार करते थे। और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।